session, I'm going to continue the same topic that we completed in last one, that is liabilities of parties in negotiable instruments. Those who have not watched that last session where I just started this topic कि अलग अलग पार्टी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती हैं उन पार्टियों की क्या देनदारी होती है, उनका क्या उत्तरदायित्व होता है, what are their duties regarding their liabilities, that we completed. So that link is given on the top, go and watch it out. And now continuing that topic again, डिफरेंट पार्टीज की और क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशन में, वो हम इसमें कवर करेंगे. And the students who want to join us and who want to get connect with us, these are the ways through which you can get in touch with us. This is our official mail number and official mail ID. You can send us your queries, your doubts, and we are there to solve it. Okay, now the first liability, after discussing the previous one, liability of the Droi Bank of Czech. राइट, ड्रॉई बैंक ऑफ चेक की क्या लाइबिलिटी होती है. ड्रॉई मीन्स कौन, जिसको पैसा मिलना है. सो wrongful dishonor of customers check entails exemplary damages against the banker and the amount of damages is inversely related to the amount of check dishonor. सपोज कीजिए कि किसी बैंक का, ड्रॉई बैंक हो गया जहां से पैसा जाना है, तो रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ कस्टमर चेक, आपने किसी कस्टमर के चेक को अगर रॉन्गफुली डिसऑनर कर दिया है, नाउ that is going to be a punishment for that bank and that bank is chargeable with the amount of damages जितना भी आपने किया है due to that dishonor of check, and now you have to pay whole of the money. Understood? Next liability is liability of the acceptor of a bill drawn in a fictitious name. कि ऐसे बिल को आप जब एक्सेप्ट करते हैं जो कि बिल फिक्टिशियस नेम ऑफ पर्सन पे बनाया गया है, मीन्स दैट पर्सन इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, या ऐसे आपने कोई नेम डाल दिया दैट इज जस्ट कंप्लीटली अ फॉल्स और फिक्टिशियस नेम. और अगर ऐसे बिल को कोई एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम पर उस एक्सेप्टर की क्या लाइबिलिटी होगी. आप ना करते एक्सेप्ट अगर आपको लग रहा था कि इसमें नेम गलत है, अब आपकी क्या ड्यूटी होगी. सो द एक्सेप्टर इज नॉट रिलीव्ड फ्रॉम द लाइबिलिटी. नॉट रिलीव्ड मीन्स आप लाइबिलिटी से नहीं बच सकते. सपोज लेटर ऑन जाकर आप ये कह दो बिल में तो नाम कुछ और लिखा हुआ था, मेरा ये नाम है ही नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ पेमेंट. क्यों आपने फिर क्यों एक्सेप्ट की अगर नेम गलत था तो? why you accepted that? So acceptor जो होगा he will not be relieved from the liability. अगर वो ये प्रूव कर देता है कि नेम fictitious है, still you have to bear all the duties, you have to pay the money. And that's true, और ये होना चाहिए. Then next liability is liability of drawee of bill of exchange या maker of promissory note. जो promissory note को बनाता है या bill of exchange का जो ड्रॉई होता है, ड्रॉई मीन्स साइन करने वाला, जो पार्टी पे करेगी, पैसा पे करने वाले, पेई. ठीक है, तो पेई जो पैसा पे करेंगे उनकी क्या लाइबिलिटी होगी. सो द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज बाउंड टू पे द अमाउंट एट मेच्योरिटी. जैसे ही टाइम आएगा आपको पैसा देना होगा. You have to give the whole amount whatever is mentioned, क्योंकि when you give someone that pro note, इसका मतलब आप proof दे रहे हो that on this and this day I will be liable to pay Mr. B this amount, और साथ में आप साइन भी कर रहे हो, तो इसका मतलब आप अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो. अब मेच्योरिटी पीरियड ओवर हो गया, नाउ पे द होल मनी. दो स्टूडेंट्स हु वांट टू नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोमिसरी नोट और डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो इस पर मैं ऑलरेडी सेशन बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको टॉप पर दिया गया है, गो एंड वॉच इट आउट. Now next liability is liability of drawee of this bill of exchange only arises जब वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है. सपोज आपने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है और ए है, ए ने आपको पैसे दिए 20 लाख. अब ए एक बिल बनाकर आपको भेज रहा है, ये पार्टी बी है, ठीक है, ए बिल बनाकर भेज रहा है बी को कि ये लो साइन करो इस पे, और तुम इस पे साइन करने के बाद ये एक्सेप्ट करो कि तुम मेरी लाइबिलिटी पे करोगे टाइम आने पे, मेरे 20 लाख दोगे मुझे. तो यहाँ पर सपोज बी उस बिल पे साइन नहीं करता है, तो जब तक बी बिल वाले उस नोट पर साइन नहीं करेगा तो इट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट, इट विल हैव नो लीगल एग्जिस्टेंस टिल देन. सो until and unless that person has not signed he will not be liable, but आपकी liability तभी होगी if you accept that bill. ड्रॉइज लाइबिलिटी प्राइमरी होती है एंड अनकंडीशनल होती है, आपको देना ही होगा, फर्स्ट यू विल बी पेइंग.
यू आर द प्राइम पार्टी जिसको ए जिससे पैसे मांगेगा. ही इज लाइबल फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, साथ में आपने जितने 20 लाख उठाए हैं वो भी दोगे. बी प्लस जितना इस पे इंटरेस्ट एग्रीड हुआ था दैट इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी चार्ज along with noting or protesting charges if any. Then coming to the next party, liability of maker, drawer और acceptor as principals. हमने एजेंट लास्ट सेशन में डिस्कस किया. अगर आप किसी के एजेंट होते हो एंड देन यू आर डीलिंग इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, देन व्हाट विल बी योर लाइबिलिटी. नाउ इट कम्स एज अगर आप प्रिंसिपल हो, मेन पार्टी हो, तब क्या होगा. सो द मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट, आप उसकी तरह प्रिंसिपल डेटर की तरह आप लाइबल माने जाओगे. प्रिंसिपल हो, आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग द पार्टी, देन यू विल बी लाइबल. बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्टिल सेम प्रिंसिपल डेटर की तरह आप लाइबल रहोगे. सेम वे ड्रॉयर में भी आप एज अ श्योरिटी लाइबल रहोगे. देन नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑन एन इंस्ट्रूमेंट मेड, ड्रॉन एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन. ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि बिना कंसीडरेशन के बना है, मीन्स जिसमें कोई कंसीडरेशन लिखी नहीं गई है. सो इफ देयर इज नो कंसीडरेशन, एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, दैट कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपके साथ किया था. दोज हु हैव कवर्ड दैट सिलेबस, आपको ये पता होगा दैट कंसीडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट. ओके, कंसीडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स while preparing a contract. Consideration होता है when you give somebody in something, then you are also taking something from that person. There is a give and take from both the parties. अगर आपने किसी को 2000 रुपीज दी है तो दूसरे पर्सन ने आपको वॉच पे करी है, तो अगला पर्सन भी कुछ आपके लिए रेडी करने के लिए रेडी है. दैट इज अ कंसिडरेशन. सो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है. बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड. Those who want to understand this information and this act, on the top you see the link. जाइए और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सिलेबस कंप्लीट कीजिए. ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 9 से. अब आइए बात करते हैं इसकी. यहाँ पर क्या है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है, बनाया गया, एक्सेप्ट किया गया है, एंडोर्स किया गया है, ट्रांसफर किया गया है विदाउट कंसिडरेशन, दैट आई एम हेयर focusing on. If it is without consideration, then what will be the liability? It will create no obligation of payment. No contract, no instrument, no liability. You are free from everything and between the parties, and there will be no payment process. आपको कोई blame नहीं कर सकता if there is no consideration. So I hope now you understood these various liabilities in various situations according to various parties. And with this topic is over. In next session, I am going to give you information or a detailed session about presentment. कैसे negotiable instrument present किया जाता है. Okay, so presentment को हम डिटेल में समझेंगे. Till then, keep watching, keep sharing, stay tuned for the next session. Till then, have a nice day. Thank you.